हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन शाम 8 बजे आप सबों के लिए एसएससी जीडी का जीके जीएस का एक सेट प्रस्तुत करता हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हेल्पफुल रहते हैं। इसका हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मददगार होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमारे इस सेशन को डेली बेसिस पे जरूर ज्वाइन किया करें और अपने नॉलेज को इन्हांस किया करें। और फ्रेंड्स, मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आप अभी से लेकर एग्जाम तक हमारे सेशन को प्रतिदिन देखेंगे तो जरूर आपका जीके जीएस से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आपका जीके जीएस से सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है यदि आप प्रतिदिन हमारे सेशन को देखा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं। यानी कि जो स्थानीय आवास के आवासी नहीं रहते हैं लेकिन वे जो होते हैं इस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल होते हैं। तो अजैव नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवोम ये भी होते हैं। स्थानिक तो अपने स्थान पर रहते ही हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजातीय। अब विजातीय क्या होता है तो इसको समझिए। जो विजातीय होते हैं ना, ये नए वातावरण में पेश किए जाते हैं। अक्सर उस नए आवास में जहाँ पे ये रहने लगते हैं उसमें पारिस्थितिकी स्थिति को रीसेट कर देते हैं। रीसेट क्या है तो उनमें परिवर्तन ला देते हैं। आपको बता दें कि ये जहाँ मौजूद रहते हैं वहाँ पे प्रजातियों को खतरा रहता है। यानी कि इनके अलावा जो वहाँ की स्थानीय प्रजाति होती है उन्हें खतरा रहता है। ये प्रजातियाँ भोजन के लिए स्थानीय देसी प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है और उन्हें बीमारी का कारण बना देती है। यानी कि भोजन के लिए एक दूसरे को मारते हैं और उससे जो बीमारियां उत्पन्न होती है वह बीमारी के कारण भी बन जाते हैं, क्योंकि ये वहाँ के नहीं रहते हैं। इनके जो पारिस्थितिकी स्थिति रहती है वो वहाँ से डिफरेंट रहती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विजातीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, गोवा को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो गोवा को 56वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1987 में हुआ था उसके तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था और इसके साथ ही गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया था। अब आपको ऑप्शन में 3 और संविधान संशोधन दिख रहे हैं, 71वां, 52वां और 61वां। 71वां संविधान संशोधन जो था उसमें भारतीय संविधान में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था और इसके साथ जो भाषाओं की संख्या थी वह बढ़कर 18 हो गई थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसके तहत यह संशोधन का अधिनियम था जो कि संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों को एक राजनीतिक दल के दूसरे दल में विक्षेपण के आधार पर अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया था। यानी कि एक दूसरे में विक्षेप करके जो अयोग्य ठहराया जाता था उसे ही किया गया था 52वें संविधान संशोधन से। 61वां संविधान संशोधन था भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1988 में लागू हुआ था। इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव की जो मतदान की आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। यानी कि 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष मतदान की आयु किस संविधान संशोधन से हुई थी? 61वां संविधान संशोधन थे। इसी कारण मैंने इस ऑप्शन को इसमें रखा था, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है कि जो मतदान की आयु थी वह 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत हुई थी? तो वह आपका 61वां संविधान संशोधन था। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के संकेतों से युक्त शिलालेख कहाँ पाया गया, या यूं कहें कि यहाँ पाया गया। इन 4 ऑप्शन में से किस जगह पे पाया गया? तो हड़प्पा के 10 बड़े आकार के संकेतों से युक्त शिलालेख जो था वह धौलावीरा में पाया गया। आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वह 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। यह सिंधु घाटी नदी के तट पर स्थित है और इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की पहली शहरी सभ्यता थी और यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। आपको बता दें कि धौलावीरा जो है वहाँ पर जो 10 बड़े आकार के संयुक्तों से युक्त जो है शिलालेख पाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवध का अंतिम नवाब डैश था? तो अवध का जो अंतिम नवाब था वह वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम और 11वां नवाब भी था। अगला क्वेश्चन, अगर बात कर ले इसके ऑप्शंस की, चलिए इसके ऑप्शन की पहले बात कर लेते हैं। मीर जाफर
मीर जाफर ब्रिटिश प्रभाव में प्रथम बंगाल शासक बना था, मतलब ब्रिटिश राज में यह प्रथम बंगाल शासक बना था। अलीवर्दी खान कौन था? तो अलीवर्दी खान को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब बनाया गया था, या रियासत वसूलने वाला था यह अलीवर्दी खान। मंसूर अली खान, मंसूर अली खान जो था वह 1838 से लेकर 1880 तक बंगाल का नवाब बना रहा था, यानी काफ़ी लंबे समय तक यह बंगाल का नवाब बना रहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड क्लीन सिटी अवार्ड, ओ मेरे टाइपिस्ट भाई, क्लीन सिटी अवार्ड नहीं, यहाँ पर जो होगा वह ग्रीन सिटी अवार्ड होगा, ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। तो हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो जो प्रचंडगढ़ का किला है यह पुणे में स्थित है और इसी किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था प्रताप सिंह। आप इस नाम को याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक प्रताप सिंह था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस जो था, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो 5वीं सभा है वह भारत देश में अध्यक्षता में आयोजित की गई, यानी कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, वंदे भारत अभियान माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की गई? तो वंदे भारत अभियान माल ढुलाई जो सेवा है वह दिल्ली मुंबई रूट पर शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत ने किस देश के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्य रूप से एंडीज मच्छरों द्वारा संचालित वायरस के कारण होता है? तो एंडीज मच्छरों द्वारा जो रोग होता है उसको हम जीका बुखार के नाम से जानते हैं। जीका बुखार मुख्य रूप से एंडीज मच्छरों द्वारा प्रसारित एक वायरस के कारण होता है। जीका वायरस मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं या जगह क्षेत्र जो कहें उस क्षेत्र में पाए जाते हैं एंडीज के जो मच्छर, और इसी से क्या होता है, जीका बुखार होता है। अब आपके ऑप्शन में दिख रहा है तुलारेमिया। तो तुलारेमिया किससे होता है? तो तुलारेमिया जो है यह मनुष्यों, जंगली और घरेलू पशुओं में एक जीवाणु पाया जाता है और उसी कारण यह रोग होता है। मलेरिया, तो मलेरिया एक परजीवी रोग है जो मच्छरों द्वारा फैलता है। संक्रमित मच्छरों द्वारा काटे जाने के बाद मनुष्य परजीवी से संक्रमित हो जाता है। मीना माता, इससे तो आप सबको परिचित होंगे। मीना माता रोग जो है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एक बीमारी है जो मीना माता खाड़ी से बड़ी मात्रा में मछली और शंख के लंबे समय तक सेवन के कारण होती है, मीना माता रोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत गंगा की डॉल्फिन संरक्षित है? तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत गंगा की जो डॉल्फिन है वह संरक्षित है। गंगा की डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु भी मानी जाती है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों में पाई जाती है। वे केवल मीठे पानी में रहती है और नेपाल, भारत और बांग्लादेश में ही पाई जाती है। आपको बता दें कि वे मूलतः नेत्रहीन स्तनधारी होती है। बांधों के निर्माण के कारण बढ़ते प्रदूषण और मछलियों के जाल में फंसने से उनके आवास का काफ़ी नुकसान होता जा रहा है। उनके संरक्षण के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे कि डॉल्फिन परियोजना, बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना, जिससे रिगार्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था, याद होगा आपको, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, और इसी की पहली अनुसूची में गंगा की डॉल्फिन को संरक्षित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो आपको इसका राइट आंसर पता होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका देश जो है चीन। चीन ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफी के बागानों को नुकसान पहुंचाती है? तो कॉफी के बागानों को जो नुकसान पहुंचाती है वह बेरी परिपक्वन के समय वर्षा जो होती है वह कॉफी के बागानों को नुकसान पहुंचाती है।
आपको बता दें कि कॉफ़ी को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। सामान्यतः कॉफ़ी को छायादार पेड़ों के नीचे उगाया जाता है। कॉफ़ी की खेती जो होती है वह 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा अनुकूल होती है। अच्छी जल निकासी वाली समुद्र भुरभुरी दोमट मिट्टी में ह्यूमस और खनिज होते हैं और इसी मिट्टी में कॉफ़ी उगाई जाती है और इस प्रकार की मिट्टी को आदर्श मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। किसी द्रव्य द्वारा लगाए गए घर्षण बल को विशेष रूप से क्या नाम दिया जाता है? तो किसी द्रव्य द्वारा लगाए गए घर्षण बल को विशेष रूप से कर्षण बल नाम दिया जाता है। शायद आज से पहले आप इसके बारे में नाम भी नहीं सुने होंगे। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जब भी वायु या जल में या किसी अन्य तरल पदार्थ में गति होती है तो वह कर्षण बल उत्पन्न करता है। तो जब भी पानी में पानी टकराएगा अगर, तो वहाँ जो फोर्स उत्पन्न होगी इसके बीच में, वो फोर्स आपकी कर्षण बल रहेगी। ठीक है, अगर तेल से पानी टकरा रहा है तो इसमें जो फोर्स उत्पन्न होगी वह हमारी कर्षण बल रहेगी। अगला आपके ऑप्शन में दिख रहा है इसमें अपरूपण बल। ठीक है, तो अपरूपण बल क्या होता है? तो ऐसा कोई बल ही नहीं है साइंस की भाषा में, अपरूपण बल। पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? जो उस पर जो सरफेस टेंशन जो होता है, जो तनाव आता है उसके पृष्ठ पे किसी वस्तु के, उसी को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? तो किसी तरल में डूबी किसी चीज वस्तु के ऊपर की ओर जो लगने वाला बल होता है, यानी कि कोई चीज में कोई चीज डूबती है, अगर मान लीजिए एक टब है, इसमें कोई चीज डूब रही है, तो इस पे पानी के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको ही हम उत्प्लावन बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। वेरीनाग में एक झरना भारत के उत्तरी भाग में डैश नदी का स्रोत है। यह जो झरना है वह झेलम नदी का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। भारत ने पूना के मराठा पेशवा बाजी राव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि किस वर्ष हुई? तो यह बेसिन की जो संधि है, यह सबको पता है कि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई थी बेसिन की संधि। और यह किसके किस बीच हुई थी? मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच हुई थी बेसिन की संधि। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रंट ट्रेन रेट विकसित की है? किस कंपनी ने? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने, यह करंट का क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेट विकसित किया है? तो उस कंपनी का जो नाम है वह हिंडाल्को है, हिंडाल्को। और यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है और यह यूनिक सा नाम भी है। तो हिंडाल्को नामक कंपनी ने पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेट विकसित की है। एतमाद उद दौला का मकबरा की डैश में स्थित है? तो एतमाद उद दौला का जो मकबरा है वह मकबरा आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। तेग बेचो मठ किस तेग बेचो मठ यहाँ पर किस देश नहीं होगा, देश में किस राज्य में स्थित है? तो तेग बेचो जो मठ है वह आपके जो स्थित है, यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिस्ट साहब ने गलती कर दी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैं बढ़िया से आपको करता हूँ। तेग बोचे मठ किस देश में स्थित है? तो तेग बोचे मठ जो है वह नेपाल में स्थित है। तेग बेचो मठ जो होता है वह नेपाल में स्थित है और यह पूर्वी नेपाल के खुम्बू क्षेत्र में स्थित है। ये थे क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन डैश का हिस्सा होता है? तो वह वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग का हिस्सा होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसे जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Audio Jungle.